सर पर मौत नाची तो बोला बगदादी। जंग के मैदान में गूंजा बगदादी का ऐलान, काफिरों को मत छोड़ो। नदियों में पानी की जगह काफिरों का खून बहाओ। पीछे बिल्कुल भी मत हटना। अपनी जमीन पर मरते दम तक टिके रहना। दुश्मनों का सामना करो, कमजोर मत पड़ो। बेइज्जत होकर पीछे कभी मत हटना। 1000 गुना आसान है इज्जत की मौत। जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها। बगदादी का आखिरी फरमान आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। तो बगदादी डर के मारे अब अपने साथियों को बरगलाने में लगा है। वो उन्हें झूठी उम्मीदें दे रहा है और निर्दोष लोगों को मारने के लिए उन्हें फिर उकसा भी रहा है। लेकिन आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बगदादी का ये आखिरी फरमान है अपने गुर्गों के नाम? अगले आधे घंटे में सारा सच आपके सामने होगा। دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها। बगदादी की मौत अब लगभग तय है। बहुत जल्द पूरी दुनिया को मिलने वाली है बगदादी के आतंक से राहत। बहुत जल्द आतंक का आका मरने वाला है। वो मोसूल में चारों तरफ से घिर चुका है और अपनी मौत से पहले उसने अपने लड़ाकुओं के लिए जारी किया है एक फरमान, जो अब मौत से पहले उसका आखिरी फरमान हो सकता है। खौफ में आकर बौखलाया बगदादी। सर पर नाची मौत तो बोला बगदादी। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها। मौत सामने देख खिखियाया बगदादी। बगदादी डर गया, समझो मर गया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को सामने मौत दिखी तो उसका डर सामने आ गया। वो बौखला गया और खिखियाने लगा। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق। बहुत समय बाद ISIS का आका अबू बकर अल बगदादी बोला है और 1 साल बाद सुनने में आई उसकी आवाज में मौत का खौफ साफ साफ झलक रहा है। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة ويا أجناد الخلافة في। मौत के खौफ में बोला बगदादी। ISIS को दिला रहा जीत की झूठी आस। मौसूल में चारों तरफ से घिर गया बगदादी। जंग के मैदान में बगदादी का ऐलान। तो आइए सुनाते हैं आपको वो आवाज जो बीते कई सालों से खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। और अब यह आवाज एक बार फिर एक नए ऐलान के साथ सामने आई है। लेकिन इस बार इस ऐलान को बगदादी का आखिरी फरमान भी माना जा रहा है। أيها الموحدون، لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة ويا أجناد الخلافة في أرض الشام، ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر وإنما دم أحدهم كدم الكلب خسة ورداءة। हर तरफ अब बगदादी को मौत नजर आ रही है क्योंकि बगदादी के खिलाफ अब इराकी सेना ने निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। दुनिया को बर्बाद करने वाले बगदादी के पांव 2 हफ्ते में ही उखड़ने लगे हैं। 2 हफ्ते में ही उखड़े बगदादी के पांव।
हारते आतंकियों को बगदादी दे रहा जीत का झांसा। إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين. अब ये बात और है कि बगदादी ने अपनी आवाज में अपने लड़ाकुओं को यह बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, लेकिन सच इससे काफी उलट है। इराक के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर नेटो कंट्री जुड़ी हुई हैं, अमेरिका जुड़ा हुआ है, टर्की की फौजें जुड़ी हुई हैं, कुर्द जुड़े हुए हैं और इस समय बेसिकली तीन देशों की फौज है जो बहुत बड़े पैमाने पर है। लगभग 40,000 से ज़्यादा है इराकी फौज है, इतने ही तकरीबन 25 से 30,000 के कुर्दी और 5,000 और 5,500 के करीब अमेरिकन मरीन्स हैं। ये तीनों बहुत बड़े पैमाने पर बगदादी को हर प्रकार से उन्होंने घेर लिया है और अभी कहा जा रहा है कि अगर बगदादी मोसुल में हैं, जो कह रहे हैं कि मोसुल में है, तो ये आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है और बगदादी का यहाँ से जिंदा बच निकलना तकरीबन असंभव है। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या कुर्द, क्या तुर्की, क्या लीबिया, क्या सीरिया, क्या इराक और क्या दुनिया भर के देश, ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसके ऊपर बगदादी का कहर न टूटा हो। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बगदादी ने हर जगह आतंक मचाया है और सभी के खिलाफ हमला बोला है और इसलिए अब बगदादी के खिलाफ पूरी दुनिया एक होकर हमला बोल रही है। लेकिन इस हमले से खुद को घिरता पाकर बगदादी अपने लड़ाकुओं को कोई और ही संदेश दे रहा है। انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا. इराक से टर्की तक मिली चोट से बौखलाया बगदादी, खून की नदियां बहाने की दे रहा धमकी। पिछले 1 साल से बगदादी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इसकी एक वजह यह भी थी कि बगदादी को लग रहा था कि उसकी आतंक की आग कभी नहीं बुझेगी, लेकिन जब सामने मौत देखी तो घिघियाने लगा बगदादी। अपने पांव पीछे मत हटाओ, आत्मसम्मान के साथ अपनी जमीन पर टिके रहना बेइज्जत होकर पीछे हटने से 1000 गुना ज्यादा आसान है। मोसूल और आसपास फैले आतंकी जब अपने दुश्मनों का सामना करें तो कमजोर ना पड़ें। बगदादी का ये बेहोशी से भरा गुस्सा समझ में भी आता है। कहां तो वो खुद को इस्लामिक स्टेट का खलीफा समझने लगा था और कहां अब उसके आतंक का लिफाफा मौसूल की सड़कों पर सरेआम फटने लगा है। दिनों का ही मेहमान है। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई है तकरीबन लास्ट स्टेज में है और अगर लास्ट स्टेज में है तो इराकी आर्मी ने उसको हर प्रकार से घेर लिया है। अर्बन वॉरफेयर शुरू हो गया, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में थोड़ा टाइम लग सकता है। कौन सी इमारत में किस जगह छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड छुपा हुआ है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे मुताबिक अगले कुछ दिन का यही मेहमान है। बगदादी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अब अपनी मौत से पहले बगदादी आतंक का आखिरी नजराना पेश कर रहा है अपनी आतंकी आवाज में। दिया बुझने से पहले तेजी से भभकता है। बगदादी की बौखलाहट भी उसकी मौत की तरफ इशारा कर रही है। रोहित जुगलान, प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। तो इराकी सेना उसे घेर रही है, अमेरिकी सेना उसे घर में ही पूरी तरीके से घेरती जा रही है। नाटो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, रूस उसका विनाश चाहता है। और फिर सवाल यही है कि आखिर कौन उसे बचा रहा है और कैसे अब उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इराक में इस्लामिक स्टेट पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो गया है। इराकी और गठबंधन सेनाएं आईएसआईएस के गढ़ मौसूल शहर से उन्हें खदेड़ने में
अपना अभियान शुरू कर चुकी है। आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक मानी जा रही इस जंग में इराकी व गठबंधन सेनाओं के करीब 94,000 जवान और 90 लड़ाकू विमान शामिल हैं। खबर है कि इराकी जमीन पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का अंत नजदीक आ चुका है। बताया जा रहा है कि बगदादी और उसकी फौज अब जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसूल को आईएसआईएस और बगदादी के चुंगल से छुड़ाने के लिए जंग छेड़ दी है। अब तक उसका सबसे मजबूत किला करीब करीब तबाह हो चुका है। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ चल रही लड़ाई में मौसूल सबसे अहम पड़ाव साबित होगा। इस शहर को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ाने का संघर्ष न केवल लंबा चलने की उम्मीद है, बल्कि इसमें काफी नुकसान और खून खराबा होने की भी संभावना है। गौरतलब है कि आक्रमण की शुरुआत पहले इराक के कुर्द पेशमर्गा लड़ाकों ने की थी। वहीं खुले इलाके में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इलाका पूरी तरह से विस्फोटकों से भरा है, जहां थोड़ी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। यहां से लगातार काले और भूरे रंग का धुआं उठ रहा है। इस अभियान को पूरा होने में कई हफ्तों का वक्त अभी और लग सकता है। बमों के धमाके और मशीन गन से निकलने वाली हर गोली इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब इराक की सरजमी पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का अंत नजदीक आ चुका है। बगदादी और उसके गुर्गे अब अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर पर बगदादी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। यानी अब बगदादी के पनाह मांगने का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि अब वो हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है और उसके पास बच पाने के तमाम रास्ते अब खत्म होते जा रहे हैं। मौसूल में 2 साल तक इंसान और इंसानियत का खून पानी की तरह बहाने वाले, खलीफा कानून के नाम पर मौत और दहशत का कारोबार करने वाले अब खुद मौत से घिर चुके हैं। मौसूल से न केवल उनके लिए अब भाग पाना मुमकिन है, बल्कि जान बचा पाना भी ना के करीब है। रास्ता सिर्फ एक है कि वो घुटने टेक दे, वरना मरना तय है। दहशत पैदा करने वालों के दिलों में यकीनन दहशत काबिज हो चुकी होगी। दरअसल मौसूल ही वो इलाका है जहां 2014 में आईएसआईएस ने इराकी सेना को हराकर कब्जा किया था। उसके बाद आईएसआईएस के आका अबू अल बकर बगदादी ने यहां से खलीफा कानून का ऐलान किया था। यहीं से उसने दुनिया और इंसानों के खिलाफ यलगार किया था। मौजूदा हालात और फिर वक्त की गवाही यही है कि अब ये सब गुजरे वक्त की बात है, क्योंकि मौसूल से आईएस के पैर उखड़ चुके हैं। इराक ने मिशन मौसूल छेड़ दिया है। 14,000 पैरामिलिट्री फोर्स, 40,000 पेशमर्रा लड़ाके, 54,000 इराकी सेना के लाव लश्कर के साथ करीब 500 अमेरिकी जवान भी इस खौफनाक जंग में बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। और वो बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और अब तक उन्होंने मौसूल के बाहरी इलाकों में बसे करीब 9 गांवों को आजाद करा लिया है। और ऐसे में शायद ये कहना सही होगा कि बहुत जल्द दुनिया शायद वो खबर सुन ले जिसका उसे काफी लंबे समय से इंतजार है, यानी आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का खात्मा। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। क्या उसकी मौत अब उसके पास है? क्या उसका जिंदा रहना अब मुमकिन नहीं? क्या आईएसआईएस का खात्मा अब होकर रहेगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और आज हम देंगे अपनी इस खास पेशकश में आपके उन तमाम सवालों का जवाब। आतंक का दूसरा नाम अबू बकर अल बगदादी अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। बगदादी की मौत का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है।
बगदादी के गढ़ मौसूल में इराकी और कुर्दिश सेना बगदादी के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। इराकी सेना ने मौसूल में बगदादी के पांव उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। बगदादी और उसके संगठन आईएसआईएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस इराक से बगदादी और आईएस ने सिर उठाया था, उसी इराक में उसकी और आईएस की कब्र खोदने की तैयारी कर ली गई है। इराक में इस्लामिक स्टेट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग मौसूल में शुरू हो चुकी है। गड़गड़ाते तोप, धमाके, फायरिंग, हवा में बारूद की गंध, धुएं का गुबार, मौसूल जाने वाले तमाम रास्तों पर यह खौफनाक मंजर इस जंग की गवाही दे रहा है। बगदादी और उसके लड़ाकों से मौसूल को आजाद कराने के लिए करीब 30,000 सैनिकों की फौज बगदादी को तबाह कर देने के लिए उतारू है। इन सैनिकों को करीब 90 इराकी हवाई जहाजों का सपोर्ट मिल रहा है। आईएसआईएस के आतंकियों के 100 किलोमीटर के दायरे पर इराकी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। कुर्दिश और इराकी सेना ने मिलकर मौसूल से 27 किलोमीटर दूर बर्टेला के क्रिश्चियन टाउन को आजाद करा लिया है। बर्टेला में 200 आतंकी मारे गए हैं। बताते चलें कि इस्लामिक स्टेट का सफाया करने के लिए, इराकी सेना का साथ देने के लिए अमेरिका ने 67 देशों की मित्र सेना बनाई है। ये सभी मौसूल को आजाद कराने के अभियान में शामिल हैं। इराकी फौज के लिए काम को आसान करने के लिए मित्र सेना दुश्मन के ठिकाने पर हवाई हमले कर रही है। मौसूल से अपने कदमों को उखड़ता देख आईएसआईएस ने जगह जगह सुसाइड कार बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। जैसे जैसे इराकी सेना मौसूल की तरफ बढ़ रही है, आईएस की तरफ से हो रही ये हमले भी बढ़ रहे हैं। आतंकी लगातार सेना पर हमला कर रहे हैं। हार करीब देख उन्होंने मौसूल के कई तेल के कुओं में भी आग लगा दी। यानी बगदादी अब घिर चुका है, उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं। आखिर कितने दिन बिल में छिपकर वो और खैर मनाएगा। एक तरफ अमेरिका सहित कई देशों की सेना बगदादी के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है, तो दूसरी ओर बगदादी के आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले मौसूल के सीमावर्ती गांवों में इराकी और कुर्दिश फौजों की बढ़ती ताकत के बीच इस शहर के लोगों का कहना है अपनी जान बचाने के लिए आतंकी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आईएस के शीर्ष नेता और विस्फोटक सामग्री बनाने वाले मुख्य एक्सपर्ट समेत हजारों आतंकी मौसूल में मौजूद हैं और इस शहर पर गठबंधन नेताओं के कब्जे के लिए किए जाने वाले किसी भी जमीनी हमले के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन तबाही की इन तमाम तस्वीरों के बीच बौखलाते आईएसआईएस के नुमाइंदों और उनके सरगना अबू बकर अल बगदादी की हरकतों को देखकर इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उसे भी इस बात से अब फिक्र सताने लगी है कि उसके दिन अब नजदीक है, क्योंकि बगदादी अब मौसूल में 3 तरफ से घिर चुका है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। वो हर तरफ से घिरता जा रहा है, रास्ता अब सिर्फ है उसके पास और वो है आत्मसमर्पण। लेकिन सवाल यह है कि क्या बगदादी सरेंडर करेगा, और अगर नहीं तो क्या अपनी मौत के साथ भी बगदादी विनाश कर जाएगा, क्योंकि उसके पास है केमिकल वेपन। जिंदगी से हारते लोग, मौत, जंग और तबाही। दरअसल मौसूल शहर में अब आईएसआईएस का कब्जा हो चुका है और यहीं से शुरुआत होती है इन खूनी तस्वीरों की। इराकी आर्मी आईएसआईएस के गढ़ मौसूल शहर से काफी करीब है, जहां अबू बकर अल बगदादी 3 तरफ से घिर गया है। आईएसआईएस के कई लड़ाके शहर को छोड़कर भागते देखे गए हैं। बता दें कि करीब 40,000 सैनिक
इस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को डर है कि बौखलाया आईएस खुद को बचाने के लिए केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल न कर दे। इस आर्मी ऑपरेशन में इराकी सेना, सिया, मलेशिया गुट, कुर्द लड़ाके और नाटो ग्रुप शामिल है। यहां बीते 13 साल में इराक की सबसे तेज जंग हो रही है। दरअसल क्या दावा कर रही है कुर्दिश आर्मी, और कुर्दिश आर्मी के ही एक सीनियर अफसर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। उन्हें पुख्ता जानकारी है कि अबू बकर अल बगदादी मौसूल में ही है। उसकी मौजूदगी का मतलब है कि करीब 3 से 5 हजार आईएस आतंकी उसके साथ हो सकते हैं। आतंकियों के गढ़ से महज 12 किलोमीटर दूर रह गई इराकी आर्मी बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रही है। अंदाजा है कि मौसूल में करीब 10 लाख लोग फंसे हो सकते हैं। उधर जंग की कुछ फुटेज भी सामने आई है। उनमें साफ दिख रहा है कि आईएस के आतंकी मौसूल शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। बता दें कि मंगलवार तक इराकी आर्मी ने मौसूल के ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट इलाके के 30 से ज्यादा गांव आतंकियों से छीन लिए थे। इराकी आर्मी की कामयाबी के बाद यहां के लोग जश्न मनाते देखे गए। ये जवानों का वेलकम कर रहे हैं। लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा आईएस मौसूल में रहने वालों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी आम लोगों का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि आखिरी पलों में आतंकी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अबू बकर अल बगदादी ने मौसूल पर 2014 में कब्जा किया था। आईएस अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए केमिकल प्लांट में धमाका कर सकता है। इसके अलावा लोगों को डर है कि वो केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आत्मघाती दस्ता, कार ब्लास्ट, डायनामाइट ब्लास्ट जैसे हथकंडे अपना सकता है। आई विटनेस के मुताबिक आतंकियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इराक के पीएम ने कहा था कि फतह का समय आ गया है। पीएम हैदर अल अबादी ने सोमवार को सरकारी टेलीविजन पर कहा, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से मौसूल शहर को छुड़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है। फतह का समय आ गया है और मौसूल को आईएस के कब्जे से मुक्त कराने के लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी है। अब आईएस की हिंसा और आतंकवाद से निजात मिलेगी। दरअसल इराकी सेना पिछले 1.5 साल में तिक्रित, रामादी और फजुल्लाह को आईएस से मुक्त करा चुकी है। बगदादी ने इराक में इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद 10 लाख लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। यहीं से उसने फजुल्लाह और तिक्रित जैसे अहम शहरों पर कब्जा किया था। इराकी आर्मी के करीब 40,000 सैनिक मौसूल की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर की ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट इलाके के 20 गांव आतंकियों से छीन लिए गए हैं। इस आर्मी ऑपरेशन में इराकी सेना, सिया मिलिशिया गुट, कुर्द लड़ाके और नाटो ग्रुप शामिल हैं। मौसूल में पिछले 13 साल से यह आर्मी की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 2003 में अमेरिकी आर्मी ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए जंग छेड़ी थी। यानी अब बचने का एक ही रास्ता नजर आता है अबू बकर अल बगदादी के पास, और वो है आत्मसमर्पण। क्योंकि अगर उसने दूसरा रास्ता चुना, जो कि आत्महत्या होगा, तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। क्योंकि वो अपनी हत्या के साथ साथ केमिकल प्लांट में धमाका और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस।
सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। सनसनीखेज वारदात शाहजहांपुर से सामने आई है। दास्तान मोहब्बत में धोखे और खून से भरी है। एक आशिक की खौफनाक साजिश के लबरेज है, जिसने पैसे के आगे प्यार की परवाह बिल्कुल नहीं की और फिर ऐसा अपराध अंजाम दिया कि सुनने और देखने वालों की भी रूह कांप उठी। आप भी देखिए। जेसीबी मशीन से खुदाई और भारी पुलिस की मौजूदगी। यहां एक लड़की की लाश तलाशने में जुटी है। यहां एक प्रेमी ने इसी किसी जगह पर अपनी ही प्रेमिका को मारकर दफन कर दिया। दरअसल थाना सिंधोली के दिवाली गांव की रहने वाली सोनी और पड़ोस के गांव बाई कुआं में रहने वाले तस्लीम के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 29 अक्टूबर 2016 को तस्लीम ने सोनी को घर से भागने के लिए राजी कर लिया। सोनी अपने घर में रखा 4 लाख रुपया कैश लेकर अपने प्रेमी तस्लीम के पास पहुंच गई। 4 लाख रुपया देखकर आशिक तस्लीम की नीयत डोल गई। उसने अपने दोस्त छोटू के साथ मिलकर सोनी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश गांव के बाहर एक खेत में दफन कर दिया। ये हो जाएगी, चली जाएगी। हमने लोगों ने थोड़ा मान लो जो सूत लगाया कि ये चली जाएगी, तो वो समझ शुक्र वाले रात में शनिचर वाले रात में शनिचर के बीच में हाँ उसी दिन चली गई। हाँ पैसा क्या घटना पैसा ले गई। 2 दिन पहले निकला था 4 लाख। हाँ क्या घटना उसके बाद अब बताई जा रही है उसके। हाँ बताओ क्या बता रहा लड़का। उसने लड़का ने जा कही कि हमने मारा। हाँ हमने गड्ढा खोदा यहीं गाड़ा। ये कह रही कि बच्ची समाई करो। तो हम कहाँ तक आज 8 दिन हो गए हैं, समाई कहाँ तक करें, कहाँ तक आपका हम उनको लोगों ने पैरों देखें। तो क्या मानती पुलिस की लापरवाही है? हाँ कतई पुलिस की लापरवाही है। माशूका के परिवार वालों ने उसके आशिक तस्लीम के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने प्रेमी तस्लीम को हिरासत में ले लिया। पहले तो तस्लीम पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो जो राज खुलकर सामने आया उसे सुनकर पुलिस भी सख्ते में पड़ गई। प्रेमी तस्लीम की माने तो उसने प्रेमिका सोनी से पैसा लेकर उसकी हत्या कर दी और रात के अंधेरे में ही उसकी लाश को गांव के पूरब में कहीं दफना दिया। और तब से ही शुरू हुआ पुलिस का सोनी की बॉडी को तलाशने का सर्च ऑपरेशन, जो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। जेसीबी मशीन लगातार खेत की खुदाई कर रही है, लेकिन सोनी की लाश अभी तक नहीं मिली है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही सोनी की बरामदगी नहीं हो सकी है। कहता है पूछताछ होती तो कोई कहाँ पर, तो ये कहता है यहीं था, बस इतनी कहता और कुछ नहीं कहता है। फिर तलाश शुरू होती है। हाँ तलाशी शुरू हो जाती, वहाँ फिर खुदाई होती, खुदाई के बाद में वहाँ मालूम पूछते फिर कि क्यों यहाँ निकला तो है नहीं, ये सर यहीं था और बढ़ा के देखिए यहीं पर, इतना कहता है बस। मतलब झूठ बोल रहा है शायद है? जी जी पूरा फोर्स लगा हुआ है, वो सब अगर तरह कायम है तलाशी करवाने के लिए उसमें, लेकिन वो अगर कामयाबी नहीं मिल रही है। तो गाँव वाले किस तरह मदद कर रहे हैं? गाँव वाले अगर कहते हैं कि ये लाश मिलना चाहिए या जिंदा हो जिंदा मिलना चाहिए या मुर्दा हो मुर्दा मिलना चाहिए।
पुलिस के लिए हत्या का यह मामला किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि तस्लीम ने जिस जगह पर सोनी को मारकर दफनाने की बात कही थी, वहां पर 3 दिन की खुदाई के बाद भी उसकी लाश नहीं मिली। पुलिस को शक है कि या तो तस्लीम झूठ बोल रहा है या फिर उसने लाश को कहीं और दफनाया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें सोनी की तलाश में जुटी हैं। साथ ही आरोपी प्रेमी तस्लीम को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भेजा गया है। एक लड़की दिवाली की है, मुमताज, इसका जो है शुक्रवार के दिन घर से जाना बताया गया है। 4 लाख रुपए लेके गई थी और लेटर मिला, उसके हिसाब से मुस्तकीम लड़का, तस्लीम लड़का जो है उसके गांव के बगल का, वहाँ का, उसको ले गया था और उससे 4 लाख रुपया लेके और उसने उसकी हत्या करना बताया। हत्या करके खेत में दबाना उसने बताया है। तो जिस जगह पे उसको दबाना बताया उस जगह को हमने विधिवत चेक कर लिया है। जेसीबी मशीन से पिछले 3 दिन से लगातार खुदाई करके भी हमने देख लिया है। अगल बगल के तालाब और खाई में भी हमने तलाश लिया है, कहीं कुछ नहीं मिला। इसमें एक लड़का और गुप्ता करके, राजू छोटू गुप्ता करके भी नाम प्रकाश में आया है, वो भी उसमें इसके साथी था। इन दोनों के बीच में जो है पैसा का इन्होंने बांटा है, जिसमें से 1,86,000 रुपये बरामद भी हो गया है। बाकी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की चल रही है। अभी तक की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि लड़का जो है झूठ बोल रहा है और उसकी अगली टेस्ट की कार्रवाई, सच बोलने वाली जो पॉली टेस्ट होता है, उसके लिए अगली कार्रवाई के लिए। प्यार, धोखे और मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने शाहजहांपुर पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। चूंकि लड़का और लड़की 2 अलग-अलग समुदाय से हैं, जिसके लिए शाहजहांपुर पुलिस भी फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में प्रेमिका सोनी की लाश को बरामद करना उसके लिए बड़ी चुनौती है। अब यहाँ हर कोई इस बात को लेकर सख्ती में है कि जिस लड़के के लिए प्रेमिका सोनी ने अपनों को धोखा दिया, उसने सिर्फ पैसों के लिए प्रेमिका को ही मौत के घाट उतार दिया। अभिषेक सिंह चौहान, शाहजहांपुर, नेशनल वॉइस। एक बेटी ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी सारी खुशियों को खत्म कर दिया। परिवार अभी भी एक गम से उबरा भी नहीं था कि अब बेटी भी चली गई। लेकिन उसकी परेशानी क्या थी? क्यों वो पिछले 1 साल से घुटन भरी जिंदगी जी रही थी? वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पिता ही तो उसके लिए सब कुछ थे। वो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। उनके बिना जैसे उसने जीना सीखा ही नहीं था और उनके बिना जीने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसलिए तो इस मुस्कुराती तस्वीर से वो न जाने कब धीरे धीरे मौत की खामोशी तक पहुंच गई। पंखे से लटका ये कपड़ा आज भी उस दर्दनाक मंजर की दास्तान को ताजा कर रहा है। पिता के गम में एक बेटी ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। माँ बेसुध है, रो रही है। बड़े भाई को बहन के इस कदम ने पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। दरअसल कानपुर में एसएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा अपने पिता की मौत से इस कदर सदमे में थी कि उसने अपनी मौत का समय और तारीख वही चुनी जब उसके पिता की मौत हुई थी। छात्रा ने फांसी के लिए 3 नवंबर समय 5:30 बजे वही कमरा और वही बिस्तर चुना जिसमें पिता की कैंसर से मौत हुई थी। पिता की मौत से बेटी दिन रात सदमे में रहती थी। वो अपने पिता से इस कदर प्यार करती थी कि उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज को उसने संभाल कर रखा था। वो उन तमाम सामानों को किसी को हाथ लगाने नहीं देती थी। लेकिन बेटी की मौत के बाद यह परिवार अब पूरी तरह से टूट गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनके घर में आज के ही दिन उस बेटी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। इस कारणवश आज कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लग पा रही है। ऐसा लगता है कि इसी समय पिताजी एक्सपायर हुए थे तो कहीं ना कहीं वो सदमे में थी या कुछ सोच रही थी, ऐसी कोई स्थिति रही है। इसके आगे कोई जानकारी है नहीं। बाकी पुलिस आ गई है, वो अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद ही
पिताजी की ही वजह से कोई टेंशन में थी है आज के दिन में। दरअसल बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके में रहने वाले केडीए कर्मचारी अनिरुद्ध सेंगर की मौत 1 साल पहले 3 नवंबर को शाम 5:30 बजे हुई थी। उनकी मौत के बाद परिवार में उनकी पत्नी अंजलि सेंगर, बेटा प्रफुल्ल सेंगर, बेटी स्नेह सेंगर और सबसे छोटी बेटी नेचर थी। अनिरुद्ध सेंगर की मौत के बाद उनके बेटे प्रफुल्ल को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी, जिससे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। लेकिन स्नेह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत के बाद वो हमेशा परेशान रहती थी। शायद वो उनका इस तरह से जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दरअसल एक क्षेत्रीय निवासी ने सबसे पहले स्नेह को फंदे से लटका देखा तो फौरन इसकी सूचना पुलिस और उसकी मां को दी। जब पुलिस आई तो कमरे का गेट तोड़ा गया, शव को पंखे के कुंडे से नीचे उतारा गया। लेकिन जब तक पुलिस ये सारे काम करती तब तक स्नेह अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। पिता के गम के आगे उसे बाकी इस पूरे परिवार का गम नजर नहीं आया। उसने मौत को गले लगाना ही ज्यादा सुखद समझा। गोविंद नगर सीओ ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक लड़की ने फांसी अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर लगाई है। शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 कस्बे में करीब 22 साल की एक लड़की ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। डेड बॉडी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये पता चला है कि पिछले साल ही इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी कैंसर से, तभी से वो परेशान रहती थी और डिप्रेशन में रहती थी। इत्तेफाक तो नहीं कह सकते इसे। ठीक 1 साल बाद समय वही, उसी कमरे में और वही बिस्तर चुना स्नेह ने अपनी मौत पर फंदा कसने के लिए। पिता की मौत ने एक बेटी को तोड़कर रख दिया और अब एक बेटी के इस कदम ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सुमित अवस्थी, कानपुर, नेशनल वॉइस। वो दिवाली की रात थी, यानी 30 अक्टूबर को एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसी के घर के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार ने जो भी बयान दिया पुलिस ने दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, मगर जब खाकी के हाथ अहम सुराग सबूत लगते चले गए तो खूनी वारदात के 4 दिन बाद हुआ हत्या का हैरान कर देने वाला खुलासा। मैं वही थी, हमारे पति के हत्या हम लोग खुद थे। तुमने खुद किया था? हमारे भाई तो 2-4 जितनी बैंक है, 2-4 बैंक है, सबसे लोन ले रखा, किसी का रुपया दिया नहीं और दोनों बैंकों से कट के आ गई आरसी। बोले अब जी घर की कुड़की होगी और उन्होंने जुए में सारा जितना जेवर था वो लेके ब्याज पे चढ़ा दिया। बोले घर में क्या जेवर, दूध पिएगा, ब्याज पे रुपया आएगा, वो काम आएगा। मारा कैसे तुम? बगदा था, बगदा उसे मारा, दूध पिला के गोली, फिर उसे बगदा से दूध पिला के उसमें दूध में क्या दे दिया था? गोलियां थी, 2 गोलियां। सुना कुछ आपने सुमन की जुबानी। अपना सुहाग उजाड़ने वाली ये खुद है। इसने अपने भाई पवन के साथ मिलकर खूनी खेल खेला। धारदार इस हथियार से, जो कि मैनपुरी पुलिस ने आरोपी बीबी सुमन और इसके भाई पवन की निशानदेही पर बरामद किया है। वारदात दिवाली की रात यानी 30 अक्टूबर को अंजाम दी। पति राकेश को दूध में नशे की दवाई पिला दी, लेकिन जब पति राकेश दूध पीकर बेहोश हो गया तो सोते वक्त ही उस पर धारदार हथियार से कई वार किए। पति राकेश को मौत के नींद सुला दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बीबी सुमन और भाई पवन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आप भी सुनिए। हमने शाम का टाइम देखा था, कब क्या करना है। धनतेरस वाले दिन हमने लास्ट चार्ज देख लिया था दीपावली का। 23 तारीख को ये घटना करनी है। अच्छा, क्यों मारा? क्यों? परेशान करते थे। लेकिन दिवाली की रात पत्नी और साले ने जब राकेश के खून से हाथ रंगे तो फिर अगली सुबह परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए बड़ी साजिश रची। सुबह होते ही पत्नी सुमन ने शोर मचा दिया कि पति राकेश का कत्ल कर दिया गया है।
गेट खोल के देखा, पूरे दरवाजे में खून खून हो रहा था। रात के वक्त उनके कुछ साथी जुआ खेलने घर आए थे, जो कि उनकी हत्या कर फरार हो गए। आरोपी पत्नी सुमन और साले पवन ने पुलिस को भी यही बयान दिया, लेकिन जब पुलिस ने किसी साजिश की बू सूंघी तो थाना एलाऊ इलाके की इस वारदात की सटीक तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके महज 4 दिन बाद आरोपी बीबी सुमन और साले पवन की खूनी करतूत सामने आ गई। पुलिस ने तुरंत आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वर्कआउट हुआ है। इसके अंदर मृतक राकेश सिंह की पत्नी सुमन देवी और उसका सगा भाई पवन कुमार, ये दोनों हत्या में शामिल थे। इनको पकड़ा गया है, इनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस साला कत्ल से इन्होंने मर्डर किया था अपने हस्बैंड का, उसको भी बरामद कर लिया गया है, जिसको हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं। सर वजह क्या रही? इसमें वजह इनकी आपसी पारिवारिक बातें थीं, कुछ बातें आर्थिक भी थीं। इस व्यक्ति ने काफ़ी जगह से लोन भी ले रखा था और इसकी पत्नी का कहना है कि लोन इत्यादि को लेके और भी घरेलू बातों को लेके इनके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर इसने अपने भाई के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया। सर कुल कितनी गिरफ्तारी हुई? इसके अंदर दोनों मेन मुलजिम पकड़े जा चुके हैं। पति की हत्या करने के बाद परिवार, पुलिस और पब्लिक को गुमराह करने के लिए आरोपी पत्नी सुमन फूट फूट कर रोई, मगर उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। तो गेट खोल देना, अमन सो गई, उनका फोन नहीं आया। सवेरे जब आवाज सुनी, आरोपी पत्नी सुमन ने बताया कि पति राकेश जुए की लत का शिकार था, अक्सर मारपीट करता था और काफी कर्ज ले रखा था, फिर भी जुआ खेलना बंद नहीं कर रहा था। बस इन्हीं सब बातों से आजिज़ आकर पति राकेश की हत्या की साजिश अपने भाई पवन के साथ मिलकर रची और दिवाली की रात अंजाम दे डाली। मैनपुरी पुलिस ने कत्ल की वारदात वर्कआउट कर दोनों आरोपी अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिए। संजय शर्मा, मैनपुरी, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मर्डर के बाद सुसाइड। दो साल पहले एक प्रेमी जोड़े ने प्रेम विवाह किया था। परिवार और समाज की परवाह किए बगैर एक दूसरे का हाथ थामा, जीवन भर साथ देने का वादा किया। लेकिन 2 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक लव मैरिज करने वाले एक दूसरे से रूठ गए और ऐसा कदम अख्तियार किया कि सुनने और देखने वाले सहम गए। तस्वीर रुपेंद्र यादव और श्वेता की है। रिश्ता पति पत्नी का है। औरैया के थाना दिव्यापुर के कृष्णनगर इलाके के रहने वाले 2 साल पहले रुपेंद्र और श्वेता परिवार और समाज को दरकिनार कर प्रेमी जोड़े से पति पत्नी बन गए, यानी प्रेम विवाह कर लिया। वक्त अच्छे से गुजरने लगा। बीतते बीतते उनकी शादी हुए 2 साल बीत गए। घर में एक और खुशी का मौका आया। रुपेंद्र के छोटे भाई का रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख मुकर्रर हुई 11 नवंबर 2016। घर में खुशियों का बसेरा था। वक्त कम था और तैयारियां पूरे जोरों पर थी। हर कोई बिजी था। परिवार के हर शख्स को उसके हिसाब से काम बांटा गया और रुपेंद्र को अपने छोटे भाई की शादी के कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दी गई। लिहाजा बुधवार को यानी 2 नवंबर की रात जब रुपेंद्र भाई के शादी के कार्ड बांटकर घर वापस आया तो खाना खाकर सोने के लिए चला गया।
लेकिन देर रात जब पूरा परिवार थक कर सो गया तो उस वक्त सबकी नींद टूटी जब घर के अंदर एक के बाद एक 3 गोलियां चली। और जब परिवार गोलियों की आवाज सुनकर जागा तो सीधा उस तरफ भागा जिस तरफ से गोलियां चलने की आवाज आई थी। लेकिन उनके कदम ठहर गए रुपेंद्र और श्वेता के कमरे में जाकर, जहां का मंजर बेहद ही डरावना था। खून हर तरफ पानी बनकर चस्पा था, दीवारें लाल थी। रुपेंद्र और उसकी बीवी श्वेता की लहू से लथपथ लाश उनके कमरे में पड़ी थी। पास पड़ा था रुपेंद्र का लाइसेंसी पिस्टल, जिससे पहले तो पति रुपेंद्र ने पत्नी श्वेता पर ही 2 गोलियां दागी और फिर अपने सिर से सटाकर खुद को भी गोली मार ली। यानी मर्डर के बाद सुसाइड की वारदात अंजाम दी गई थी। रुपेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन पत्नी श्वेता की सांसें चल रही थी। परिवार तुरंत ही श्वेता को अस्पताल की तरफ लेकर भागा, लेकिन श्वेता ने जल्द ही जिंदगी का साथ छोड़ दिया। इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। परिवार में पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसको लेकर के सरकार अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पति के द्वारा पहले पत्नी की और फिर अपने ऊपर मार करके और प्राण उनके चले गए। पहले पत्नी खत्म हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया था और यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से रिफर करके पीजीआई भेजा गया था सैफई। रास्ते में जाते समय उसकी मृत्यु हो गई और रुपेंद्र यादव जो लाइसेंसी रिवॉल्वर जिसके पास थी, इसकी भी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। रुपेंद्र और श्वेता की मौत से हड़कंप मच गया। जहां खुशियां आने वाली थी वहां मातम पसर गया। शहनाई की गूंज सुनाई पड़नी थी, वहां चीखना चिल्लाना मच गया। इत्तला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रुपेंद्र और श्वेता की बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। साथ ही वो लाइसेंसी हथियार भी कब्जे में ले लिया, जिससे वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की, लेकिन कोई खूनी खेल की वजह बता नहीं पाया। लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश का दम भरा। अब बरामद जो रिवॉल्वर है, चूंकि उनके घर में रिवॉल्वर उसको रिकवर करना है, चूंकि तत्काल घटना घटित हुई थी और घर में कोई एक वृद्ध महिला के अलावा और लोग नहीं थे। सब लोग आज अंतिम संस्कार में पंचायतनामा पोस्टमार्टम में लगे हैं। इसके बाद अलाकों की बरामदगी करके और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब पति पत्नी के बीच में चूंकि कुछ बात हुई है, ये पता चला है, लेकिन दोनों की स्थिति इतनी खराब थी कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं, इसलिए एग्जैक्ट अभी तक जानकारी नहीं हुई कि किस बात को लेकर के ये स्थिति पैदा हुई। सूचना जो इनके घर वालों ने दिया है वो दे दी गई है। चूंकि ये क्या इत्तफाकिया घटना थी, कोई अपराधी किसमें मारने वाला भी खत्म हो गया और दूसरी महिला भी खत्म हो गई है। परिवार नहीं जानता कि रुपेंद्र और श्वेता ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर भी ऐसी क्या बात हो गई उन दोनों के बीच। मगर दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान पुलिस ने दबी जुबान से पति पत्नी के बीच झगड़े की बात भी बताई है, मगर पूरी तरह पुलिस भी पुख्ता नहीं है कि वारदात वाकई घरेलू झगड़े का नतीजा है। लिहाजा तहकीकात जारी है और जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। मगर जरा सोचिए, इस परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। जिस पर खुशी की खुमारी छाई थी, उन पर अब सदमा हावी है। अक्षय मिश्रा, औरैया, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।
गोविंद नगर सीओ ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक लड़की ने फांसी अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर लगाई है। शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 कस्बे में करीब 22 साल की एक लड़की ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। डेड बॉडी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या ये पता चला है कि पिछले साल ही इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी कैंसर से, तभी से वो परेशान रहती थी और डिप्रेशन में रहती थी। इत्तेफाक तो नहीं कह सकते इसे। ठीक 1 साल बाद समय वही, उसी कमरे में और वही बिस्तर चुना स्नेह ने अपनी मौत पर फंदा कसने के लिए। पिता की मौत ने एक बेटी को तोड़कर रख दिया और अब एक बेटी के इस कदम ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। सुमित अवस्थी, कानपुर, नेशनल वॉइस। वो दिवाली की रात थी, यानी 30 अक्टूबर को एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसी के घर के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार ने जो भी बयान दिया पुलिस ने दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी, मगर जब खाकी के हाथ अहम सुराग सबूत लगते चले गए तो खूनी वारदात के 4 दिन बाद हुआ हत्या का हैरान कर देने वाला खुलासा। वही थी हमारे पति की हत्या, हम लोग खुद थे। तुमने खुद किया था? हमारे भाई तो 2-4 जितनी बैंक है, 2-4 बैंक है, सबसे लोन ले रखा, किसी का रुपया दिया नहीं और दोनों बैंकों से कट के आ गई आरसी। बोले अब जी घर की कुड़की होगी और उन्होंने जुए में सारा जितना जेवर था वो लेके ब्याज पे चढ़ा दिया। बोले घर में क्या जेवर, दूध पिएगा, ब्याज का रुपया आएगा वो काम आएगा। मारा कैसे तुमने? बगदा था, बगदा उसे मारा, दूध वो पिला के गोली, फिर उसे बगदा से दूध पिला के उसमें दूध में क्या दे दिया था? गोलियां थी, 2 गोलियां। सुना कुछ आपने सुमन की जुबानी। अपना सुहाग उजाड़ने वाली ये खुद है। इसने अपने भाई पवन के साथ मिलकर खूनी खेल खेला। धारदार इस हत्यार से, जो कि मैनपुरी पुलिस ने आरोपी बीबी सुमन और इसके भाई पवन की निशानदेही पर बरामद किया है। वारदात दिवाली की रात यानी 30 अक्टूबर को अंजाम दी। पति राकेश को दूध में नशे की दवाई पिला दी, लेकिन जब पति राकेश दूध पीकर बेहोश हो गया तो सोते वक्त ही उस पर धारदार हथियार से कई वार किए। पति राकेश को मौत के नींद सुला दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बीबी सुमन और भाई पवन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आप भी सुनिए। हमने शाम का टाइम देखा था, कब क्या करना है। धनतेरस वाले दिन हमने लास्ट चार्ज देख लिया था दीपावली का, 23 तारीख को ये घटना करनी है। अच्छा, क्यों मारा? क्यों? परेशान करते थे। लेकिन दिवाली की रात पत्नी और साले ने जब राकेश के खून से हाथ रंगे तो फिर अगली सुबह परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए बड़ी साजिश रची। सुबह होते ही पत्नी सुमन ने शोर मचा दिया कि पति राकेश का कत्ल कर दिया गया है। गेट खोल के देखा, पूरे दरवाजे में खून खून हो रहा था। रात के वक्त उनके कुछ साथी जुआ खेलने घर आए थे, जो कि उनकी हत्या कर फरार हो गए। आरोपी पत्नी सुमन और साले पवन ने पुलिस को भी यही बयान दिया, लेकिन जब पुलिस ने किसी साजिश की बू सूंघी तो थाना एलाऊ इलाके की इस वारदात की सटीक तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके महज 4 दिन बाद आरोपी बीबी सुमन और साले पवन की खूनी करतूत सामने आ गई। पुलिस ने तुरंत आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वर्कआउट हुआ है। इसके अंदर मृतक राकेश सिंह की पत्नी सुमन देवी और उसका सगा भाई पवन कुमार, ये दोनों हत्या में शामिल थे। इनको पकड़ा गया है, इनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस साला कत्ल से इन्होंने मर्डर किया था अपने हस्बैंड का, उसको भी बरामद कर लिया गया है, जिसको हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं। सर, वजह क्या रही? इसमें वजह इनकी आपसी पारिवारिक बातें थीं, कुछ बातें आर्थिक भी थीं। इस व्यक्ति ने काफ़ी जगह से लोन भी ले रखा था और इसकी पत्नी का कहना है कि लोन इत्यादि को लेके और भी घरेलू बातों को लेके इनके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर इसने अपने
भाई के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया। सर कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? इसके अंदर दोनों मेन मुलजिम पकड़े जा चुके हैं। पति की हत्या करने के बाद परिवार, पुलिस और पब्लिक को गुमराह करने के लिए आरोपी पत्नी सुमन फूट फूट कर रोई, मगर उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। तो गेट खोल देना, अमन सो गए, उनका फोन नहीं आया। सवेरे जब आवाज सुनी। आरोपी पत्नी सुमन ने बताया कि पति राकेश जुए की लत का शिकार था, अक्सर मारपीट करता था और काफी कर्ज ले रखा था, फिर भी जुआ खेलना बंद नहीं कर रहा था। बस इन्हीं सब बातों से आजिज़ाकर पति राकेश की हत्या की साजिश अपने भाई पवन के साथ मिलकर रची और दिवाली की रात अंजाम दे डाली। मैनपुरी पुलिस ने कत्ल की वारदात वर्कआउट कर दोनों आरोपी अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिए। संजय शर्मा, मैनपुरी, नेशनल वॉइस। सौ नंबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मर्डर के बाद सुसाइड। दो साल पहले एक प्रेमी जोड़े ने प्रेम विवाह किया था। परिवार और समाज की परवाह किए बगैर एक दूसरे का हाथ थामा, जीवन भर साथ देने का वादा किया। लेकिन 2 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक लव मैरिज करने वाले एक दूसरे से रूठ गए और ऐसा कदम अख्तियार किया कि सुनने और देखने वाले सहम गए। तस्वीर रुपेंद्र यादव और श्वेता की है। रिश्ता पति पत्नी का है। औरैया के थाना दिव्यापुर के कृष्णनगर इलाके के रहने वाले 2 साल पहले रुपेंद्र और श्वेता परिवार और समाज को दरकिनार कर प्रेमी जोड़े से पति पत्नी बन गए, यानी प्रेम विवाह कर लिया। वक्त अच्छे से गुजरने लगा। बीतते बीतते उनकी शादी हुए 2 साल बीत गए। घर में एक और खुशी का मौका आया। रुपेंद्र के छोटे भाई का रिश्ता तय हुआ और शादी की तारीख मुकर्रर हुई 11 नवंबर 2016। घर में खुशियों का बसेरा था। वक्त कम था और तैयारियां पूरे जोरों पर थी। हर कोई बिजी था। परिवार के हर शख्स को उसके हिसाब से काम बांटा गया और रुपेंद्र को अपने छोटे भाई की शादी के कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दी गई। लिहाजा बुधवार को यानी 2 नवंबर की रात जब रुपेंद्र भाई के शादी के कार्ड बांटकर घर वापस आया तो खाना खाकर सोने के लिए चला गया। लेकिन देर रात जब पूरा परिवार थक कर सो गया तो उस वक्त सबकी नींद टूटी जब घर के अंदर एक के बाद एक 3 गोलियां चली। और जब परिवार गोलियों की आवाज सुनकर जागा तो सीधा उस तरफ भागा जिस तरफ से गोलियां चलने की आवाज आई थी। लेकिन उनके कदम ठहर गए रुपेंद्र और श्वेता के कमरे में जाकर, जहां का मंजर बेहद ही डरावना था। खून हर तरफ पानी बनकर चस्पा था। दीवारें लाल थी। रुपेंद्र और उसकी बीवी श्वेता की लहू से लथपथ लाश उनके कमरे में पड़ी थी। पास पड़ा था रुपेंद्र का लाइसेंसी पिस्टल, जिससे पहले तो पति रुपेंद्र ने पत्नी श्वेता पर ही 2 गोलियां दागी और फिर अपने सिर से सटाकर खुद को भी गोली मार ली। यानी मर्डर के बाद सुसाइड की वारदात अंजाम दी गई थी। रुपेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन पत्नी श्वेता की सांसें चल रही थी। परिवार तुरंत ही श्वेता को अस्पताल की तरफ लेकर भागा, लेकिन श्वेता ने जल्द ही जिंदगी का साथ छोड़ दिया। इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया।
परिवार में पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसको लेकर के सरकार अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पति के द्वारा पहले पत्नी की और फिर अपने ऊपर मार करके और प्राण उनके चले गए। पहले पत्नी खत्म हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया था और यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से रिफर करके पीजीआई भेजा गया था सैफई। रास्ते में जाते समय उसकी मृत्यु हो गई और भूपेंद्र यादव जो लाइसेंसी रिवॉल्वर जिसके पास थी, इसकी भी गोली लगने से मृत्यु हुई। अब तक उसका सबसे मजबूत किला करीब करीब तबाह हो चुका है। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ चल रही लड़ाई में मौसूल सबसे अहम पड़ाव साबित होगा। इस शहर को आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ाने का संघर्ष न केवल लंबा चलने की उम्मीद है, बल्कि इसमें काफी नुकसान और खून खराबा होने की भी संभावना है। गौरतलब है कि आक्रमण की शुरुआत पहले इराक के कुर्द पेशमर्गा लड़ाकों ने की थी। वहीं खुले इलाके में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इलाका पूरी तरह से विस्फोटकों से भरा है, जहां थोड़ी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। यहां से लगातार काले और भूरे रंग का धुआं उठ रहा है। इस अभियान को पूरा होने में कई हफ्तों का वक्त अभी और लग सकता है। बमों के धमाके और मशीन गन से निकलने वाली हर गोली इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब इराक की सरजमी पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का अंत नजदीक आ चुका है। बगदादी और उसके गुर्गे अब अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर पर बगदादी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। यानी अब बगदादी के पनाह मांगने का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि अब वो हर तरफ से घिरता नजर आ रहा है और उसके पास बच पाने के तमाम रास्ते अब खत्म होते जा रहे हैं। मौसूल में 2 साल तक इंसान और इंसानियत का खून पानी की तरह बहाने वाले, खलीफा कानून के नाम पर मौत और दहशत का कारोबार करने वाले अब खुद मौत से घिर चुके हैं। मौसूल से न केवल उनके लिए अब भाग पाना मुमकिन है, बल्कि जान बचा पाना भी ना के करीब है। रास्ता सिर्फ एक है कि वो घुटने टेक दे, वरना मरना तय है। दहशत पैदा करने वालों के दिलों में यकीनन दहशत काबिज हो चुकी होगी। दरअसल मौसूल ही वो इलाका है जहां 2014 में आईएसआईएस ने इराकी सेना को हराकर कब्जा किया था। उसके बाद आईएसआईएस के आका अबू अल बकर बगदादी ने यहां से खलीफा कानून का ऐलान किया था। यहीं से उसने दुनिया और इंसानों के खिलाफ यलगार किया था। मौजूदा हालात और फिर वक्त की गवाही यही है कि अब ये सब गुजरे वक्त की बात है, क्योंकि मौसूल से आईएस के पैर उखड़ चुके हैं। इराक ने मिशन मौसूल छेड़ दिया है। 14,000 पैरामिलिट्री फोर्स, 40,000 पेशमर्रा लड़ाके, 54,000 इराकी सेना के लाव लश्कर के साथ करीब 500 अमेरिकी जवान भी इस खौफनाक जंग में बगदादी के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। और वो बड़ी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और अब तक उन्होंने मौसूल के बाहरी इलाकों में बसे करीब 9 गांवों को आजाद करा लिया है। और ऐसे में शायद ये कहना सही होगा कि बहुत जल्द दुनिया शायद वो खबर सुन ले जिसका उसे काफी लंबे समय से इंतजार है, यानी आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का खात्मा। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। क्या उसकी मौत अब उसके पास है? क्या उसका जिंदा रहना अब मुमकिन नहीं? क्या आईएसआईएस का खात्मा अब होकर रहेगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है और आज हम देंगे अपनी इस खास पेशकश में आपके उन तमाम सवालों का जवाब। आतंक का दूसरा नाम अबू बकर अल बगदादी अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। बगदादी की मौत का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। बगदादी के गढ़ मौसूल में इराकी और कुर्दिश सेना
बगदादी के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। इराकी सेना ने मौसूल में बगदादी के पांव उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। बगदादी और उसके संगठन ISIS की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस इराक से बगदादी और IS ने सिर उठाया था, उसी इराक में उसकी और IS की कब्र खोदने की तैयारी कर ली गई है। इराक में इस्लामिक स्टेट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग मौसूल में शुरू हो चुकी है। गड़गड़ाते तोप, धमाके, फायरिंग, हवा में बारूद की गंध, धुएं का गुबार, मौसूल जाने वाले तमाम रास्तों पर यह खौफनाक मंजर इस जंग की गवाही दे रहा है। बगदादी और उसके लड़ाकों से मौसूल को आजाद कराने के लिए करीब 30,000 सैनिकों की फौज बगदादी को तबाह कर देने के लिए उतारू है। इन सैनिकों को करीब 90 इराकी हवाई जहाजों का सपोर्ट मिल रहा है। ISIS के आतंकियों के 100 किलोमीटर के दायरे पर इराकी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। कुर्दिश और इराकी सेना ने मिलकर मौसूल से 27 किलोमीटर दूर बर्टेला के क्रिश्चियन टाउन को आजाद करा लिया है। बर्टेला में 200 आतंकी मारे गए हैं। बताते चलें कि इस्लामिक स्टेट का सफाया करने के लिए इराकी सेना का साथ देने के लिए अमेरिका ने 67 देशों की मित्र सेना बनाई है। ये सभी मौसूल को आजाद कराने के अभियान में शामिल हैं। इराकी फौज के लिए काम को आसान करने के लिए मित्र सेना दुश्मन के ठिकाने पर हवाई हमले कर रही है। मौसूल से अपने कदमों को उखड़ता देख ISIS ने जगह जगह सुसाइड कार बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। जैसे जैसे इराकी सेना मौसूल की तरफ बढ़ रही है, IS की तरफ से हो रही ये हमले भी बढ़ रहे हैं। आतंकी लगातार सेना पर हमला कर रहे हैं। हार करीब देख उन्होंने मौसूल के कई तेल के कुओं में भी आग लगा दी। यानी बगदादी अब घिर चुका है, उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं। आखिर कितने दिन बिल में छिपकर वो और खैर मनाएगा। एक तरफ अमेरिका सहित कई देशों की सेना बगदादी के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है, तो दूसरी ओर बगदादी के आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले मौसूल के सीमावर्ती गांवों में इराकी और कुर्दिश फौजों की बढ़ती ताकत के बीच इस शहर के लोगों का कहना है अपनी जान बचाने के लिए आतंकी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि IS के शीर्ष नेता और विस्फोटक सामग्री बनाने वाले मुख्य एक्सपर्ट समेत हजारों आतंकी मौसूल में मौजूद हैं और इस शहर पर गठबंधन नेताओं के कब्जे के लिए किए जाने वाले किसी भी जमीनी हमले के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन तबाही की इन तमाम तस्वीरों के बीच बौखलाते ISIS के नुमाइंदों और उनके सरगना अबू बकर अल बगदादी की हरकतों को देखकर इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उसे भी इस बात से अब फिक्र सताने लगी है कि उसके दिन अब नजदीक है, क्योंकि बगदादी अब मौसूल में 3 तरफ से घिर चुका है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। वो हर तरफ से घिरता जा रहा है, रास्ता अब सिर्फ है उसके पास और वो है आत्मसमर्पण। लेकिन सवाल यह है कि क्या बगदादी सरेंडर करेगा, और अगर नहीं तो क्या अपनी मौत के साथ भी बगदादी विनाश कर जाएगा, क्योंकि उसके पास है केमिकल वेपन। जिंदगी से हारते लोग, मौत, जंग और तबाही। दरअसल मौसूल शहर में अब ISIS का कब्जा हो चुका है और यहीं से शुरुआत होती है इन खूनी तस्वीरों की। इराकी आर्मी ISIS के गढ़ मौसूल शहर से काफी करीब है, जहां अबू बकर अल बगदादी 3 तरफ से घिर गया है। ISIS के कई लड़ाके इस शहर को छोड़कर भागते देखे गए हैं। बता दें कि करीब 40,000 सैनिक इस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं।
लोगों को डर है कि बौखलाया आईएस खुद को बचाने के लिए केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल न कर दे। इस आर्मी ऑपरेशन में इराकी सेना, सिया, मलेशिया गुट, कुर्द लड़ाके और नाटो ग्रुप शामिल है। यहां बीते 13 साल में इराक की सबसे तेज जंग हो रही है। दरअसल क्या दावा कर रही है कुर्दिश आर्मी, और कुर्दिश आर्मी के ही एक सीनियर अफसर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। उन्हें पुख्ता जानकारी है कि अबू बकर अल बगदादी मौसूल में ही है। उसकी मौजूदगी का मतलब है कि करीब 3 से 5 हजार आईएस आतंकी उसके साथ हो सकते हैं। आतंकियों के गढ़ से महज 12 किलोमीटर दूर रह गई इराकी आर्मी बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रही है। अंदाजा है कि मौसूल में करीब 10 लाख लोग फंसे हो सकते हैं। उधर जंग की कुछ फुटेज भी सामने आई है। उनमें साफ दिख रहा है कि आईएस के आतंकी मौसूल शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। बता दें कि मंगलवार तक इराकी आर्मी ने मौसूल के ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट इलाके के 30 से ज्यादा गांव आतंकियों से छीन लिए थे। सर पर मौत नाची तो बोला बगदादी। जंग के मैदान में गूंजा बगदादी का ऐलान, काफिरों को मत छोड़ो। नदियों में पानी की जगह काफिरों का खून बहाओ। पीछे बिल्कुल भी मत हटना। अपनी जमीन पर मरते दम तक टिके रहना। दुश्मनों का सामना करो, कमजोर मत पड़ो। बेइज्जत होकर पीछे कभी मत हटना। 1000 गुना आसान है इज्जत की मौत। जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها। बगदादी का आखिरी फरमान आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। तो बगदादी डर के मारे अब अपने साथियों को बरगलाने में लगा है। वो उन्हें झूठी उम्मीदें दे रहा है और निर्दोष लोगों को मारने के लिए उन्हें फिर उकसा भी रहा है। लेकिन आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बगदादी का ये आखिरी फरमान है अपने गुर्गों के नाम? अगले आधे घंटे में सारा सच आपके सामने होगा। دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها। बगदादी की मौत अब लगभग तय है। बहुत जल्द पूरी दुनिया को मिलने वाली है बगदादी के आतंक से राहत। बहुत जल्द आतंक का आका मरने वाला है। वो मोसूल में चारों तरफ से घिर चुका है और अपनी मौत से पहले उसने अपने लड़ाकुओं के लिए जारी किया है एक फरमान, जो अब मौत से पहले उसका आखिरी फरमान हो सकता है। खौफ में आकर बौखलाया बगदादी। सर पर नाची मौत तो बोला बगदादी। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعم أدرجوها। मौत सामने देख खिखियाया बगदादी। बगदादी डर गया, समझो मर गया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को सामने मौत दिखी तो उसका डर सामने आ गया। वो बौखला गया और खिखियाने लगा। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعم أدرجوها في مناطق। बहुत समय बाद आईएसआईएस का आका अबू बकर अल बगदादी बोला है और 1 साल बाद सुनने में आई उसकी आवाज में मौत का खौफ साफ साफ झलक रहा है। واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة ويا أجناد الخلافة في। मौत के खौफ में बोला बगदादी। आईएसआईएस को दिला रहा जीत की झूठी आस। मौसूल में चारों तरफ से घिर गया बगदादी। जंग के मैदान में बगदादी का ऐलान।
तो आइए सुनाते हैं आपको वो आवाज जो बीते कई सालों से खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है, और अब यह आवाज एक बार फिर एक नए ऐलान के साथ सामने आई है। लेकिन इस बार इस ऐलान को बगदादी का आखिरी फरमान भी माना जा रहा है। أيها الموحدون، لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم، فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا، ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة. ويا أجناد الخلافة في أرض الشام، ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر، وإنما دم أحدهم كدم الكلب خسة ورداءة। हर तरफ अब बगदादी को मौत नजर आ रही है, क्योंकि बगदादी के खिलाफ अब इराकी सेना ने निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। दुनिया को बर्बाद करने वाले बगदादी के पांव 2 हफ्ते में ही उखड़ने लगे हैं। 2 हफ्ते में ही उखड़े बगदादी के पांव। हारते आतंकियों को बगदादी दे रहा जीत का झांसा। إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين। अब ये बात और है कि बगदादी ने अपनी आवाज में अपने लड़ाकुओं को यह बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, लेकिन सच इससे काफी उलट है। इराक के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर नेटो कंट्री जुड़ी हुई हैं, अमेरिका जुड़ा हुआ है, टर्की की फौजें जुड़ी हुई हैं, कुर्द जुड़े हुए हैं, और इस समय बेसिकली तीन देशों की फौज है जो बहुत बड़े पैमाने पर है। लगभग 40,000 से ज़्यादा है इराकी फौज है, इतने ही तकरीबन 25 से 30,000 के कुर्दी और 5,000 और 5,500 के करीब अमेरिकन मेरीन्स हैं। ये तीनों बहुत बड़े पैमाने पर बगदादी को हर प्रकार से उन्होंने घेर लिया है। और अभी कहा जा रहा है कि अगर बगदादी मोसुल में है, जो कह रहे हैं कि मोसुल में है, तो ये आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है और बगदादी का यहाँ से जिंदा बच निकलना तकरीबन असंभव है। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या कुर्द, क्या तुर्की, क्या लीबिया, क्या सीरिया, क्या इराक और क्या दुनिया भर के देश, ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसके ऊपर बगदादी का कहर न टूटा हो। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बगदादी ने हर जगह आतंक मचाया है और सभी के खिलाफ हमला बोला है। और इसलिए अब बगदादी के खिलाफ पूरी दुनिया एक होकर हमला बोल रही है। लेकिन इस हमले से खुद को घिरता पाकर बगदादी अपने लड़ाकुओं को कोई और ही संदेश दे रहा है। انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم، حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا। इराक से टर्की तक मिली चोट से बौखलाया बगदादी, खून की नदियां बहाने की दे रहा धमकी। पिछले 1 साल से बगदादी की आवाज किसी ने नहीं सुनी। इसकी एक वजह यह भी थी कि बगदादी को लग रहा था कि उसकी आतंक की आग कभी नहीं बुझेगी, लेकिन जब सामने मौत देखी तो घिघियाने लगा बगदादी। अपने पांव पीछे मत हटाओ, आत्मसम्मान के साथ अपनी जमीन पर टिके रहना बेइज्जत होकर पीछे हटने से 1000 गुना ज्यादा आसान है। मोसूल और आसपास फैले आतंकी जब अपने दुश्मनों का सामना करें तो कमजोर ना पड़ें। बगदादी का ये बेहोशी से भरा गुस्सा समझ में भी आता है। कहां तो वो खुद को इस्लामिक स्टेट का खलीफा समझने लगा था और कहां अब उसके आतंक का लिफाफा मोसूल की सड़कों पर सरेआम फटने लगा है। दोनों कई मेहमान हैं। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई है तकरीबन लास्ट स्टेज में है, और अगर लास्ट स्टेज में है तो इराकी आर्मी ने उसको हर प्रकार से घेर लिया है। अर्बन वॉरफेयर शुरू हो गया, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में थोड़ा टाइम लग सकता है। कौन सी इमारत में किस जगह छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड छुपा हुआ है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे मुताबिक अगले कुछ दिन का यही मेहमान है बगदादी, ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता।
अब अपनी मौत से पहले बगदादी आतंक का आखिरी नजराना पेश कर रहा है अपनी आतंकी आवाज में। दिया बुझने से पहले तेजी से भभकता है, बगदादी की बौखलाहट भी उसकी मौत की तरफ इशारा कर रही है। रोहित जुगलान, प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। तो इराकी सेना उसे घेर रही है, अमेरिकी सेना उसे घर में ही पूरी तरीके से घेरती जा रही है। नाटो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, रूस उसका विनाश चाहता है। और फिर सवाल यही है कि आखिर कौन उसे बचा रहा है और कैसे अब उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इराक में इस्लामिक स्टेट पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो गया है। इराकी और गठबंधन सेनाएं आईएसआईएस के गढ़ मौसूल शहर से उन्हें खदेड़ने में अपना अभियान शुरू कर चुकी है। आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक मानी जा रही इस जंग में इराकी व गठबंधन सेनाओं के करीब 94,000 जवान और 90 लड़ाकू विमान शामिल हैं। खबर है कि इराकी जमीन पर पिछले 2 साल से अपने आतंक की बादशाहत कायम करने वाले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी का अंत नजदीक आ चुका है। बताया जा रहा है कि बगदादी और उसकी फौज अब जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि इराकी सेना ने अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज के साथ मिलकर इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसूल को आईएसआईएस और बगदादी के चुंगल से छुड़ाने के लिए जंग छेड़ दी। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। सनसनीखेज वारदात शाहजहांपुर से सामने आई है। दास्तान मोहब्बत में धोखे और खून से भरी है। एक आशिक की खौफनाक साजिश के लबरेज है, जिसने पैसे के आगे प्यार की परवाह बिल्कुल नहीं की और फिर ऐसा अपराध अंजाम दिया कि सुनने और देखने वालों की भी रूह कांप उठी। आप भी देखिए। जेसीबी मशीन से खुदाई और भारी पुलिस की मौजूदगी। यहां एक लड़की की लाश तलाशने में जुटी है। यहां एक प्रेमी ने इसी किसी जगह पर अपनी ही प्रेमिका को मारकर दफन कर दिया। दरअसल थाना सिंधोली के दिवाली गांव की रहने वाली सोनी और पड़ोस के गांव बाई कुआं में रहने वाले तस्लीम के बीच कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 29 अक्टूबर 2016 को तस्लीम ने सोनी को घर से भागने के लिए राजी कर लिया। सोनी अपने घर में रखा 4 लाख रुपया कैश लेकर अपने प्रेमी तस्लीम के पास पहुंच गई। 4 लाख रुपया देखकर आशिक तस्लीम की नीयत डोल गई। उसने अपने दोस्त छोटू के साथ मिलकर सोनी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश गांव के बाहर एक खेत में दफन कर दिया। ये हो जाएगी, चली जाएगी। हमने लोगों ने थोड़ा मान लो जो सूत लगाया कि ये चली जाएगी, तो वो समझो शुक्र वाले रात में शनिचर वाले रात में शनिचर के बीच में हाँ उसे दिन चली गई। हाँ पैसा ले गई। 2 दिन पहले निकला था। 4 लाख। हाँ। क्या घटना उसके बाद अब बताई जा रही है? उसके हाँ बताओ क्या बता रहा लड़का? उसने लड़का ने जा कही कि हमने मारा। हाँ हमने गड्ढा खोदा यही गाड़ा। ये कह रही कि बच्ची समाई करो समाई करो। तो हम कहाँ तक आज 8 दिन हो गए हैं, समाई कहाँ तक करें, कहाँ तक यहाँ पर हम उनको लोगों ने पैरों देखें। तो क्या मानती पुलिस की लापरवाही है? हाँ कतई पुलिस की लापरवाही है। माशूका के परिवार वालों ने उसके आशिक तस्लीम के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने प्रेमी तस्लीम को हिरासत में ले लिया। पहले तो तस्लीम पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो जो राज खुलकर सामने आया उसे सुनकर पुलिस भी सख्ते में पड़ गई।
प्रेमी तस्लीम की माने तो उसने प्रेमिका सोनी से पैसा लेकर उसकी हत्या कर दी और रात के अंधेरे में ही उसकी लाश को गांव के पूरब में कहीं दफना दिया। और तब से ही शुरू हुआ पुलिस का सोनी की बॉडी को तलाशने का सर्च ऑपरेशन, जो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। जेसीबी मशीन लगातार खेत की खुदाई कर रही है, लेकिन सोनी की लाश अभी तक नहीं मिली है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही सोनी की बरामदगी नहीं हो सकी है। कहता है पूछताछ होती तो कोई कहाँ पर, तो ये कहता है यहीं था है, बस इतनी कहता और कुछ नहीं कहता है। फिर तलाश शुरू होती है। हाँ, तलाशी शुरू हो जाती, वहाँ फिर खुदाई होती, खुदाई के बाद वहाँ मालूम पूछते फिर कि क्यों यहाँ निकला तो है नहीं, ये सर यहीं था और बढ़ा के देखिए यहीं पर, इतना कहता है बस। पहले झूठ बोल रहा है शायद है? जी जी, पूरा फोर्स लगा हुआ है, वो सब अगर कायम है तलाशी करवाने के लिए उसमें, लेकिन वो अगर कामयाबी नहीं मिल रही है। तो गाँव वाले किस तरह मदद कर रहे हैं? गाँव वाले अगर कहते हैं कि ये लाश मिलना चाहिए, या जिंदा हो जिंदा मिलना चाहिए, या मुर्दा हो मुर्दा मिलना चाहिए। पुलिस के लिए हत्या का यह मामला किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि तस्लीम ने जिस जगह पर सोनी को मारकर दफनाने की बात कही थी, वहां पर 3 दिन की खुदाई के बाद भी उसकी लाश नहीं मिली। पुलिस को शक है कि या तो तस्लीम झूठ बोल रहा है या फिर उसने लाश को कहीं और दफनाया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें सोनी की तलाश में जुटी हैं। साथ ही आरोपी प्रेमी तस्लीम को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भेजा गया है। एक लड़की दिवाली की है, मुमताज, इसका जो है शुक्रवार के दिन घर से जाना बताया गया है। 4 लाख रुपए लेके गई थी और लेटर मिला, उसके हिसाब से मुस्तकीम लड़का, तस्लीम लड़का जो है उसकी गांव के बगल का, वहाँ का, उसको ले गया था और उससे 4 लाख रुपया लेके और उसने उसकी हत्या करना बताया। हत्या करके खेत में दबाना उसने बताया है। तो जिस जगह पे उसको दबाना बताया उस जगह को हमने विधिवत चेक कर लिया है। जेसीबी मशीन से पिछले 3 दिन से लगातार खुदाई करके भी हमने देख लिया है। अगल बगल के तालाब और खाई में भी हमने तलाश लिया है, कहीं कुछ नहीं मिला। इसमें एक लड़का और गुप्ता करके, राजू छोटू गुप्ता करके भी नाम प्रकाश में आया है, वो भी उसमें इसके साथी था। इन दोनों के बीच में जो है पैसा का इन्होंने बांटा है, जिसमें से 1,86,000 रुपये बरामद भी हो गया है। बाकी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की चल रही है। अभी तक की कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि लड़का जो है झूठ बोल रहा है और उसकी अगली टेस्ट की कार्रवाई, सच बोलने वाली जो पॉली टेस्ट होता है, उसके लिए अगली कार्रवाई के लिए। प्यार, धोखे और मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने शाहजहांपुर पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। चूंकि लड़का और लड़की 2 अलग-अलग समुदाय से हैं, जिसके लिए शाहजहांपुर पुलिस भी फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में प्रेमिका सोनी की लाश को बरामद करना उसके लिए बड़ी चुनौती है। अब यहाँ हर कोई इस बात को लेकर सख्ती में है कि जिस लड़के के लिए प्रेमिका सोनी ने अपनों को धोखा दिया, उसने सिर्फ पैसों के लिए प्रेमिका को ही मौत के घाट उतार दिया। अभिषेक सिंह चौहान, शाहजहांपुर, नेशनल वॉइस। एक बेटी ने आत्महत्या कर ली, उसने अपनी सारी खुशियों को खत्म कर दिया। परिवार अभी भी एक गम से उबरा भी नहीं था कि अब बेटी भी चली गई, लेकिन उसकी परेशानी क्या थी? क्यों वो पिछले 1 साल से घुटन भरी जिंदगी जी रही थी? वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पिता ही तो उसके लिए सब कुछ थे। वो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। उनके बिना जैसे उसने जीना सीखा ही नहीं था और उनके बिना जीने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसलिए तो इस मुस्कुराती तस्वीर से वो न जाने कब धीरे धीरे मौत की खामोशी तक पहुंच गई। पंखे से लटका ये कपड़ा आज भी उस दर्दनाक मंजर की दास्तान को ताजा कर रहा है। पिता के गम में एक बेटी ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। माँ बेसुध है, रो रही है। बड़े भाई को बहन के इस कदम ने पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। दरअसल कानपुर में एसएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा अपने पिता की मौत से इस कदर सदमे में थी कि उसने अपनी मौत का समय और तारीख वही चुनी
जब उसके पिता की मौत हुई थी। छात्रा ने फांसी के लिए 3 नवंबर समय 5:30 बजे वही कमरा और वही बिस्तर चुना जिसमें पिता की कैंसर से मौत हुई थी। पिता की मौत से बेटी दिन रात सदमे में रहती थी। वो अपने पिता से इस कदर प्यार करती थी कि उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज को उसने संभाल कर रखा था। वो उन तमाम सामानों को किसी को हाथ लगाने नहीं देती थी। लेकिन बेटी की मौत के बाद यह परिवार अब पूरी तरह से टूट गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनके घर में आज के ही दिन उस बेटी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। इस कारणवश आज कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लग पा रही है। ऐसा लगता है कि इसी समय पिताजी एक्सपायर हुए थे तो कहीं ना कहीं वो सदमे में थी या कुछ सोच रही थी, ऐसी कोई स्थिति रही है। इसके आगे कोई जानकारी है नहीं। बाकी पुलिस आ गई है, वो अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पिताजी की ही वजह से कोई टेंशन में थी है आज के दिन में। दरअसल बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके में रहने वाले केडीए कर्मचारी अनिरुद्ध सेंगर की मौत 1 साल पहले 3 नवंबर को शाम 5:30 बजे हुई थी। उनकी मौत के बाद परिवार में उनकी पत्नी अंजलि सेंगर, बेटा प्रफुल्ल सेंगर, बेटी स्नेह सेंगर और सबसे छोटी बेटी नेचर थी। अनिरुद्ध सेंगर की मौत के बाद उनके बेटे प्रफुल्ल को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी, जिससे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। लेकिन स्नेह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत के बाद वो हमेशा परेशान रहती थी। शायद वो उनका इस तरह से जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दरअसल एक क्षेत्रीय निवासी ने सबसे पहले स्नेह को फंदे से लटका देखा तो फौरन इसकी सूचना पुलिस और उसकी मां को दी। जब पुलिस आई तो कमरे का गेट तोड़ा गया, शव को पंखे के कुंडे से नीचे उतारा गया। लेकिन जब तक पुलिस ये सारे काम करती तब तक स्नेह अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। पिता के गम के आगे उसे बाकी इस पूरे परिवार का गम नजर नहीं आया। उसने मौत को गले लगाना ही ज्यादा सुखद समझा। इराकी आर्मी की कामयाबी के बाद यहां के लोग जश्न मनाते देखे गए। ये जवानों का वेलकम कर रहे हैं। लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा आईएस। मौसूल में रहने वालों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी आम लोगों का इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि आखिरी पलों में आतंकी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अबू बकर अल बगदादी ने मौसूल पर 2014 में कब्जा किया था। आईएस अपने आखिरी गढ़ को बचाने के लिए केमिकल प्लांट में धमाका कर सकता है। इसके अलावा लोगों को डर है कि वो केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आत्मघाती दस्ता, कार ब्लास्ट, डायनामाइट ब्लास्ट जैसे हथकंडे अपना सकता है। आई विटनेस के मुताबिक आतंकियों ने सड़कों और अहम ठिकानों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। इराक के पीएम ने कहा था कि फतह का समय आ गया है। पीएम हैदर अल अबादी ने सोमवार को सरकारी टेलीविजन पर कहा, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से मौसूल शहर को छुड़ाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है। फतह का समय आ गया है और मौसूल को आईएस के कब्जे से मुक्त कराने के लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी है। अब आईएस की हिंसा और आतंकवाद से निजात मिलेगी। दरअसल इराकी सेना पिछले 1.5 साल में तिक्रित, रामादी और फजुल्लाह को आईएस से मुक्त करा चुकी है। बगदादी ने इराक में इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद 10 लाख लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। यहीं से उसने फजुल्लाह और तिक्रित जैसे अहम शहरों पर कब्जा किया था। इराकी आर्मी के करीब 40,000 सैनिक मौसूल की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर की ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट इलाके के 20 गांव आतंकियों से छीन लिए गए हैं। इस आर्मी ऑपरेशन में इराकी सेना, सिया मिलिशिया गुट, कुर्द लड़ाके और नाटो ग्रुप शामिल है। मौसूल में पिछले 13 साल से यह आर्मी की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 2003 में अमेरिकी आर्मी ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए जंग छेड़ी थी।
यानी अब बचने का एक ही रास्ता नजर आता है अबू बकर अल बगदादी के पास, और वो है आत्मसमर्पण। क्योंकि अगर उसने दूसरा रास्ता चुना, जो कि आत्महत्या होगा, तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। क्योंकि वो अपनी हत्या के साथ साथ केमिकल प्लांट में धमाका और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस।
सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता।